लकी और राधिका की वरमाला हो चुकी थी और अब सब लोग खाना खाने लगे थे। लकी और राधिका यूं तो सबसे बात कर रहे थे, लेकिन लकी को याद था कि बस थोड़ी ही देर में उसे यहां से निकलना होगा। जैसे ही सब लोगों का खाना खत्म हुआ तो लकी अपनी माँ के पास आया और बोला, माँ, हमें अब जाना होगा। ये सुनते ही अभिलाषा का दिल भर आया। उनकी कोरें गीली हो गईं और वो बस डबडबाई आंखों से लकी को देखने लगी। कुछ और दिन नहीं रुक सकता? अभिलाषा ने पूछा। ना तो लकी के पास में और ना ही वहां खड़े किसी भी आदमी के पास में इस सवाल का जवाब था। लकी ने बस अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें गले लगा लिया। उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगी। कब आएगा? अभिलाषा ने पूछा। पता नहीं माँ, लकी ने धीरे से कहा। ये सुनकर वो और ज्यादा रोने लगी। माहौल गमगीन हो गया था। राधिका, लकी के पिता, उसके दोस्त और उसका परिवार बस लकी और उसकी माँ को ही देखे जा रहे थे। लकी जानता था कि अगर वो थोड़ी देर और रुक जाता तो उसका निकल पाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लकी ने अपनी माँ को अपने आप से ही अलग किया और निशांत की तरफ देखने लगा। निशांत उसका इशारा समझ गया था और वो हेलीकॉप्टर तैयार करने बाहर चला गया। इधर लकी, राधिका एक एक करके सब लोगों से गले मिलते जा रहे थे और बाहर आते जा रहे थे। सब लोग उन्हें छोड़ने के लिए भारी पैरों से उनके पीछे चले जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठे और हेलीकॉप्टर चालू हो गया। लकी की आंखों में आंसू थे, उसकी माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन इन आंसुओं का कुछ नहीं किया जा सकता था। राधिका की भी आंखें भर आई थी। चलो, लकी ने पायलट से कहा और हेलीकॉप्टर रवाना हो गया। जब तक सब लोग लकी को देखते रहे तब तक वो हाथ हिलाता रहा, लेकिन उसके जाने के बाद में उसने बस अपनी आंखें बंद की और बैठ गया। वो बस यही सोच रहा था कि जिंदगी उसे कहां से कहां ले आई थी। अगले दिन लकी और राधिका अलग अलग फ्लाइट से पटना पहुंच गए थे। लकी किसी को भी ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो एक दूसरे के साथ है, इसलिए राधिका पहले आई और लकी उसके बाद वाली फ्लाइट में। लकी जैसे ही प्लेन में बैठा उसके बाद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे नींद आ रही थी, लेकिन तभी प्लेन में एक लड़की चढ़ी। उसने सफेद रंग का टॉप और डेनिम का जैकेट पहन रखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सेलिब्रिटी थी। थोड़ी देर बाद फ्लाइट लैंड हुई और लकी टैक्सी लेकर पटना यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो गया। शोएब उसका पीछा कर रहा था। उसे लकी को जान से मारना था। शोएब को जब पता चला कि लकी ने विराज ग्रुप ऑफ कंपनीज की 20,000 करोड़ रुपए की मदद की थी तो उसका दिमाग खराब हो गया था। लकी जैसा छोटा सा आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सकता था? लकी आखिर था कौन? शोएब के मन के घोड़े अब उसे अग्रवाल परिवार की तरफ ले जाने लगे थे। शायद लकी ही वो लड़का था जिसे अग्रवाल परिवार ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। शोएब भाई, क्या हमें आगे भी उसका पीछा करना है? एक आदमी ने शोएब के पास आकर उसे याद दिलाया। हाँ, और जैसे ही उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चले तो तुरंत मुझे बताना, शोएब ने कहा। सारे लड़के बाहर आ गए और लकी का पीछा करने लगे। आखिर ये लकी गया तो गया कहां? मैं कितने महीनों से उसे ढूंढ रहा हूं। एक तो पैसे खत्म होते जा रहे हैं और ऊपर से वो है कि मिलने का नाम नहीं ले रहा। जैसे ही शोएब घर जाने के लिए घूम रहा था तभी एक लड़की उसके पास में से ये सब बातें बड़बड़ाते हुए निकली। ये वही सुंदर लड़की थी जिसे लकी देख नहीं पाया था। उस लड़की ने भी लकी को प्लेन में नहीं देखा था। जैसे ही शोएब ने उस लड़की के मुंह से लकी का नाम सुना तो वो पलटकर उसकी तरफ देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लड़की लकी को क्यों ढूंढ रही थी। क्या उसका और लकी का किसी तरह का कोई कनेक्शन था? शोएब ने सोचा कि वो इस लड़की के जरिए लकी के बारे में और जानकारी निकाल सकता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उससे बात शुरू करे तो कैसे करे। फिर उसे याद आया कि उसने अपनी 80,000 की घड़ी उतार दी थी जो उसने अभी थोड़ी देर पहले ही खरीदी थी। उसके चेहरे पर छाई उसकी मुस्कान साफ दिखा रही थी कि अब वो आगे क्या करने वाला था। वो मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगा। फिर उसने लड़की के कंधे पर पीछे से हाथ रखा। उस लड़की को ये बहुत बुरा लगा और वो गुस्से भरे चेहरे से शोएब की तरफ देखने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि शोएब खुद भी काफी सुंदर था और उसके रहन सहन से समझ में आ रहा था कि वो काफी अमीर था, तो उसका गुस्सा तुरंत उसकी हंसी में बदल गया। हेलो मैडम, आपके बैग में से ये नीचे घड़ी गिर गई थी। मैंने सोचा कि इसे आपको वापस कर दूं।
शोएब ने अपनी घड़ी उस लड़की की दिशा में आगे बढ़ाते हुए कहा। जैसे ही उस लड़की ने उस घड़ी को देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो घड़ी उसकी नहीं थी, पर अब जब इतना सुंदर लड़का उसे इतने प्यार से घड़ी दे रहा था तो भी वो कैसे मना कर सकती थी। इसलिए उसने कहा, हाँ ये मेरी ही घड़ी है, मैं इसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए लेकर आई थी, मुझे आपने ये वापस कर दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की ने तुरंत शोएब के हाथ से वो घड़ी ली और उसे अपने बैग में रख लिया। मुझे भी अच्छा लगा कि ये घड़ी अपने असली मालिक के पास में वापस चली गई है, शोएब ने मन ही मन हंसते हुए कहा। वो समझ गया था कि ये लड़की काफी चालाक किस्म की थी और उसके साथ में बात करना बहुत आसान जान पड़ रहा था। उसने उसकी कमजोरी को जो पकड़ लिया था। वैसे मैडम, मुझे लगता है कि आप काफी दूर से चली आ रही हैं। मैं भी एक गेस्ट को लेने आया था लेकिन वो आई नहीं, उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मेरी एक होटल में टेबल फॉर 2 बुक है, क्या आप मेरे साथ में लंच करना चाहेंगी? शोएब ने बड़े प्यार से कहा। वो लड़की एक पल के लिए तो सिर्फ शोएब की आंखों में ही देखती रही और उसके बाद उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो समझ गई थी कि जितनी बड़ी वो झूठी थी, शोएब उससे भी बड़ा झूठा था। ठीक है, क्यों नहीं, उस लड़की ने कहा। इतने सुंदर लड़के के साथ वो खाना खाने से आखिर मना कैसे कर सकती थी। शोएब ने उस लड़की का सूटकेस अपने हाथ में लिया और उसके साथ में बाहर आने लगा। उसने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला और वो लड़की उसकी गाड़ी में आकर बैठ गई। वो लोग पटना के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आ गए थे। हालांकि वहां शोएब की पहले से कोई टेबल बुक नहीं थी, लेकिन उसकी वहां अच्छी पहचान थी और उसके जाते ही वेटर ने उसके लिए एक टेबल खाली करवा दी। उसने उस लड़की के लिए 5 से 6 तरह की डिश मंगवाई और उसके साथ में एक वाइन की बोतल भी मंगवा ली। शोएब उस लड़की की काफी खातिरदारी कर रहा था। वो लड़की भी देख पा रही थी कि उसके ऊपर काफी पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन इतना पैसा खर्च होने की उसे चिंता नहीं बल्कि खुशी हो रही थी। मैं वैसे आपका नाम पूछना तो भूल ही गया, आपका नाम क्या है? शोएब ने उस लड़की की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा नाम निशा है, मेरी उम्र यही 24 साल है और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मैंने ये घड़ी तो अपने पापा के लिए खरीदी थी, निशा ने बताया। ये वही लड़की थी जो राधिका के साथ में सिंगिंग शो के ऑडिशन देने के लिए गई थी। दिल्ली में निशा और उसकी सहेलियों ने राधिका के साथ में धोखा किया था और उसे सिराज के साथ में एक होटल में भेज दिया था। उस दिन राधिका होटल से नीचे गिर गई थी और तब से ही वो गायब थी। उधर जब सिराज लकी की गिरफ्त में आया तो उसने उसे गोली मार दी। निशा ने तब लकी से ये झूठ बोला था कि उसने और लकी ने एक साथ रात गुजारी थी और इसलिए लकी ने उसे बिना गोली मारे ही छोड़ दिया। निशा जैसे ही लकी के हाथ से बच गई तो उसने उसे सीधा दिल्ली छोड़ दिया। उसे इस बात का डर लग रहा था कि कहीं लकी उसे मार न दे। लगभग 1 महीने बाद में निशा फिर से दिल्ली लौट आई थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तक लकी का गुस्सा भी शांत हो चुका होगा। वो फिर से लकी के पास में जाना चाहती थी। उसे कहीं से खबर लग गई कि लकी अग्रवाल परिवार का बेटा है और रुस्तम और वसीम, जो कि दिल्ली के इतने बड़े लोग हैं, वो भी लकी के लिए ही काम करते हैं। ऐसे में अगर वो लकी से शादी कर लेती तो उसकी जिंदगी संवर जाती। उसके पास इतना पैसा होता कि उसे खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता। निशा को इस बात पर पूरा भरोसा था कि अगर वो लकी को बताती कि उस रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ था तो लकी के पास में भी उसे अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन जब तक वो वापस से दिल्ली आई तब तक लकी वहीं से जयपुर जाने के लिए रवाना हो गया। वो राधिका की तलाश में लगा हुआ था। ऐसे में निशा की लकी से मुलाकात नहीं हो पाई थी। ना तो वो उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिला था और ना ही हॉस्टल में। वो तो अपने घर पर भी नहीं था। किसी को भी नहीं पता था कि लकी कहाँ चला गया था और वो जिससे भी पूछती वो यही कहता कि उन्हें लकी के बारे में मालूम नहीं था। ऐसे में अब निशा के पास में लकी के बारे में जानकारी निकालने का एक ही रास्ता बाकी रह गया। उसे बस वसीम से मिलना था। वसीम ही उसे बता सकता था कि लकी कहाँ था। उसने बहुत मेहनत की और बहुत सारे तिकड़म बैठाकर उसने वसीम से मिलने का रास्ता खोज लिया था। जब वसीम ने देखा कि निशा उसके पास आई थी तो उसे खुद वो दिन याद आया जब लकी ने निशा के ऊपर गोली नहीं चलाई थी। उसे लगा कि निशा कोई बड़ी इंसान थी, इस वजह से लकी ने उसे मारा नहीं था और उसने भी उसे खुले दिल से लकी का पता बताते हुए कहा, जयपुर। निशा उसकी बात सुनने के बाद में तुरंत जयपुर के लिए रवाना हो गई। काफी महीने तक उसके बारे में जयपुर में पता लगाने की कोशिश करने के बाद उसके हाथ कुछ नहीं लगा। वो सारी महंगी महंगी जगहों पर जाकर उसके बारे में पूछने लगी,
लेकिन लकी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने इतने सालों में जितना भी पैसा कमाया वो सभी लकी को ढूंढने में खर्च कर दिया था। अब उसके पास में कुछ भी बाकी नहीं रह गया। निशा बेचैन होती जा रही थी। वो बिना पैसों के कैसे रह सकती थी, इसलिए वो पटना आ गई। यहाँ पर उसे लगा कि लोकल फिल्म इंडस्ट्री में गाना गाकर और लाइव शोज करके वो पैसा कमा सकती थी, लेकिन वो हार नहीं मानने वाली थी। एक बार पैसा जमा हो जाने के बाद वो फिर से लकी का पता लगाने के लिए निकल जाने वाली थी। क्या बात है निशा, तुम वैसे तो बहुत सुंदर हो। मुझे लगता है कि लड़के तो तुम्हारा पीछा छोड़ते ही नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अभी तक तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारी पसंद काफी ऊंची है। वैसे मैं भी हूं तो सिंगल ही, लेकिन मुझे ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा ये नहीं कह सकता, शोएब ने कहा। वो जानता था कि निशा जैसी लड़की सिर्फ पैसों के पीछे भागती है और ऐसे में वो जरूर उसके जाल में फंस सकती थी। वो जानबूझकर निशा को ऐसे देखे जा रहा था जैसे उसे उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो। वो उससे बातें भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर रहा था। हाँ, तुमने सही कहा, मेरी पसंद काफी ऊंची है। मुझे आम लड़के जरा भी अच्छे नहीं लगते, निशा ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। वो शोएब से और अटेंशन लेना चाहती थी और इसलिए वो काफी बढ़ चढ़ कर बात कर रही थी। और उसने आगे कहा, वैसे जब से मैं सिंगल हूं उससे पहले मेरा एक बॉयफ्रेंड था। वो अग्रवाल परिवार का बेटा है। दिल्ली में एक बहुत बड़ी सी होटल है जो वहाँ की सबसे बड़ी महंगी होटल है। उस होटल का मैनेजर है वसीम शेख। वो दिल्ली का सबसे अमीर आदमी माना जाता है। और एक आदमी है रुस्तम डांगी, वो दिल्ली का सबसे पावरफुल इंसान है। लेकिन वो दोनों भी मेरे बॉयफ्रेंड के लिए काम किया करते थे। मैंने अपनी आंखों से उसे 2 लोगों को गोली मारते हुए देखा है, लेकिन फिर भी पुलिस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। उसके परिवार का पावर बहुत जबरदस्त है, लेकिन उस टाइम भी मैं उसके नहीं, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। वो मुझे महंगी गाड़ियां देता था, महंगी ज्वेलरी देता था। मैंने भी थोड़े दिन तो उसे भाव दिए, लेकिन फिर जब वो मुझे कुछ खास इंसान नहीं लगा तो मैंने ही उसे आगे से छोड़ दिया, निशा ने बहुत घमंड के साथ में कहा। झूठ बोलने में उसे जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शोएब निशा के जरिए लकी तक पहुंचता? और क्या होगा जब निशा और लकी दोबारा आमने सामने होंगे? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?